अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर इंडियन एयर फोर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से उनको नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से कितनी बार उनको मार पड़ चुकी है, तो और उनके जो मतलब सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खराबियाँ देखी गई हैं। तो क्या समझते हैं इसको, आप किस तरह से देखते हैं? जैसे मिग 21 है उनका, वो 200 से ज़ायद पायलट की जान ले चुका है, तो ये क्या इस पे आप जी बिल्कुल। देखिए, एक पहली बात बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले मैं दिखा दूंगा एक चीज। हम पहले जी राइडर एक बेसिक चीज की, देखिए टेक्निकल चीजें जो होती हैं उनमें एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जी बिल्कुल। अब जानने की जो चीज, एक्सीडेंट इतने ज्यादा जी वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं जानने की चीज है कि एक्सीडेंट बार बार क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल एक्सीडेंट बार दफा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होते हैं। बिल्कुल। एक्सीडेंट बार दफा पायलट की ट्रेनिंग, कम ट्रेनिंग, जैसे हम चूंकि एविएशन की इस वक्त बात कर रहे हैं, कम नॉलेज की वजह कम नॉलेज। अगर कोई गाड़ी हो तो उसके ड्राइवर को गाड़ी ना चलानी आती सही तरह, तो वो गियर नहीं लगाएगा, जाके रिवर्स कीजिएगा। तो इसलिए ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म को जाहिर करते हैं। पहली बात तो मैं कहूँ, अब उसमें हम बात कर लेंगे, लेकिन इससे अब इंडियन एयरफोर्स कोई नई एयरफोर्स नहीं है। यानी इंडियन एयरफोर्स, अगर आप तारीख में जाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स 1932 में कायम हुई थी, जब पाकिस्तान, जी जब पाकिस्तान इंडिया आजाद नहीं हुआ। और उस वक्त यहाँ पे आप पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल दैट तो वो था। और ये 1934 में इंडियन एयरफोर्स बनती थी एज एन ऑक्सिलरी ऑफ ब्रिटिश एयरफोर्स, क्योंकि पहला एक स्क्वाड्रन बना था जो, और इसने वर्ल्ड वार 2 में भी उन्होंने लिया है। तो 1 अप्रैल 1933 को एक इंटरनेशनल एक वन स्क्वाड्रन, उसको एक स्क्वाड्रन था जिसको नाम भी वन स्क्वाड्रन दिया था। उसमें 5 हिंदू पायलट्स थे। यानी चूंकि हिंदू पायलट्स थे तो फिर उसको वो रिलेट करते हैं वो इंडियन नेटिव थे और हिंदू थे, कि वो रिलेट करते हैं तारीख में कि 1932 में इंडियन एयरफोर्स बनी थी और नंबर 1 स्क्वाड्रन था और उसमें 5 इंडिया। वो उनके मोनोग्राम्स वगैरह में भी वो चीज आती है। और जी हाँ, उसके साथ और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में भी हिस्सा लिया, बहुत जगह पे गए। अब तारीख में थोड़ी सी एक और चीज, आप क्योंकि हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक तारीखी बात बताना चाहूंगा। जो वो ये है कि जब 1948 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो गए तो आपको पता है कि कश्मीर के अंदर जंग शुरू हो गई थी। जब कश्मीर के अंदर जंग शुरू हुई थी तो जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ श्रीनगर, एट द डोर ऑफ पुंछ। मतलब वो जो आज तक का जो कश्मीर है वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर ने आज़ाद कराया था, और दे वर नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ पुंछ एंड श्रीनगर तक वो पहुंच गए थे। तो उस वक्त एक जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और फिर इंडियन एयरफोर्स ने अपलिफ्ट किया अपना उन फोर्सेस को जो आके जिन्होंने श्रीनगर में लैंड किया। तो पहली बात थी कि इंडियन फोर्स पहले दिन से एक इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन ही नहीं हुआ था जिस दिन इंडियन एयरफोर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक दिन बाद साइन किया। तो जिस तरह पहले से लैंड किया इंडियन फोर्सेज को लेके, मैंने आपको कहा ना कि इंडिया की बुनियादी गैर इखलाकियत पे, नेहरू के जो इश्क था उस पे, और दहशत गर्दी पे जो उन्होंने मारा था अपने बाप को, मोहन गांधी को, जिसको बाप कहते हैं, तो इनकी बुनियादी इलीगलिटी पे। और तीसरी इलीगलिटी ये थी कि इन्होंने उस वक्त एंटर किया कश्मीर में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक दिन बाद साइन हुआ है। तो इंडियन फोर्सेस का आना, एयरफोर्स का आना एक इलीगल भी है और गैर इखलाकी भी है और कवानीन के भी खिलाफ है। अब उसके साथ साथ जब 1948 में जंग हो रही थी, इससे पहले जब जंग जब शुरू हुई, वो अपना इनके लैंडिंग के बाद फिर वहां पे कश्मीरी गए और गए, तो उस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। इंडिया के पास हॉकर टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट थे, जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट जिसको वो कहते थे। अब एक पाकिस्तान के एक पायलट थे जिनका नाम था मुख्तार अहमद डोगर। वो एक DC-3 ट्रांसपोर्ट, डॉगलस DC-3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट होता था, ट्रांसपोर्ट जंगी एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोर्ट जो चीज है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो फ्लाई कर रहे थे। तो वो इंटरसेप्ट हुआ, इंडियन जहाज़ों ने उसको इंटरसेप्ट किया कश्मीर के ऊपर और उसको शूट डाउन करने की कोशिश। तो आप इंडियन एयरफोर्स का उस वक्त का प्रोफेशनलिज्म देखें कि जो वो पायलट थे हमारे मुख्तार अहमद डोगर, वो अपने जहाज को इवेट करके आ गए और उन्होंने इंडियन जहाज उसको शूट होने की इजाजत नहीं दी। और ये वाकया तारीख, तो पहला वो एनकाउंटर था जो इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हुआ। उसके बाद आप देखें 90 से भी आप आगे चलेंगे तो फिर 1965 में एक जो वॉर जी आई, उससे पहले पाकिस्तान ने एक एयरक्राफ्ट था इनका जो वहां पे उतरवा लिया था, अपना सियालकोट के पास उतारा था, हमारे ये आया था तो उसको स्क्वाड करके वहां पे वो आपको याद है उतर गया था। तो उसके बाद आप 1965 की तारीख निकाल लें,
1965 में इंडिया लॉस्ट 75 एयरक्राफ्ट बिल्कुल वर्सेस पाकिस्तान विच लॉस्ट आई थिंक 20 से 30 के दरमियान का। और MM आलम इज रिकॉर्डेड इन अपना उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर कितने हेलीकॉप्टर कितने एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे और उसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी। और इंडिया खुद कहता है अपनी तारीख में इंडियन फोर्स कि हमने अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान सैबर्स जो देवर फ्लाइंग ओवर और फिर आपको याद है हिंदवाड़ा और आदमपुर पे जाके स्ट्राइक हुई थी जिस तरह उनको तबाह किया गया था। तो इंडियन एयरफोर्स की ये तारीख है कि ये पाकिस्तान से जब भी मुकाबले में आए हैं इनको बहुत बुरी तरीके से। और उसके बाद जब आपको याद है कारगिल का ऑपरेशन हुआ था तो वहां पे कारगिल के ऑपरेशन में 2 जहाज इनके जो पाकिस्तान ने मिग अपना वो 27 नए था मिग 21 था वो मारा, फिर मिग 27 वाला उनके पायलट एक मर गया था, एक को पकड़ लिया था, उसके बाद फिर एक MI-17 हेलीकॉप्टर था इनका, वो हमने स्टिंग मारा, मिसाइल से ग्राउंड फोर्सेस ने मारा, ये इनकी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद कारगिल पे हुआ ये कि इन्होंने मदद की अपनी ग्राउंड फोर्सेस की, पाकिस्तान उस वक्त अपनी एयरफोर्स नहीं भेज सका क्योंकि पाकिस्तान का स्टांस उस वक्त गलत था। पाकिस्तान ने जो कारगिल वॉर की असल में उसमें ये था मुजाहिदीन गए हुए एयरफोर्स को बताया नहीं गया था तो वो, लेकिन इसलिए इनकी एयरफोर्स को एक छुट्टी मिली कि इन्होंने हमारे ग्राउंड टारगेट्स को एंगेज किया। तो उसके बाद अब आपको पता है इंडियन एयरफोर्स है तो बड़ी 6 कमांड्स हैं इंडियन फोर्स की, साउथ सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, 7 और एक ट्रेनिंग कमांड है इनकी। और इनके पास जो जहाज हैं वो रफेल हैं, तीजाज हैं, उसके बाद SU Mark 30 Mark 1 है, MiG 29 है, मिराज 2000 है, जैगवर है, MiG 21 है, और ये तमाम जो है इनके पास कोई कहते हैं कि कोई 900 के करीब जहाज। अब उसके अंदर जो हमने तो जो कुछ किया, ये अपने साथ जो करते हैं वो आपने जो बताया कि हर दूसरे दिन, यानी अगर 2022 की एक स्टेट 2021 की एक स्टेट निकालेंगे ना तो 6 दिनों में 5 जहाज MiG 21 के इनके गिरे थे। आप उसको निकाल के 2015 से 2025 तक 10 साल देखे थे 200 से ज्यादा जहाज गिरे। और वो गिरे क्यों? अब जैसे मैंने आपसे बताया कि वो मतलब 55 एयरक्राफ्ट जो है 200 तो पायलट मारे गए ना, 55 जहाज इनके गिरे जिसमें MiG 21 भी हैं, जैगवर भी है, मैंने कहा 30 वो रशियन एयरक्राफ्ट है, सुई जिसको आप कहते हैं, जिसको पाकिस्तान ने भी मारा था, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो हेलीकॉप्टर्स हैं, MI-17V है, IF के 34 मेजर क्रैशेज हुए हैं 2017 भी हुआ था ना जिसमें। अब वो जो था ना वो अब आपको याद है 2 बड़े इनके इंसिडेंट, एक तो ये है कि जब पाकिस्तान ने 2018 में इनके खिलाफ ऑपरेशन किया तो अभिनंदन को यहाँ पे गिराया था, तो उस दिन जिस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स अभिनंदन को अट्रैक्ट करके ला रही थी यहाँ पे चेज वो आ रहा था, उसको अभिनंदन को पीछे से उसका कंट्रोल टावर कहता अभिनंदन कूल डाउन फ्री, तो मतलब उसको पाकिस्तान ने चूंकि जैम किया हुआ था तो वो उसको आवाज नहीं आ रही थी, फिर हमारी एयरफोर्स ने उसको हिट किया, वो पाकिस्तान में आके गिरा। और उसके बाद एक SU-37 था जो इनके अपने वहां पे गिरा था। उसके बाद इनकी प्रोफेशनलिज्म की एक चीज आपको बताता हूँ इंडियन फोर्स की, बाकी तो चीजें जो हैं क्रैश तो हुए कि इन्होंने अपना ही एक हेलीकॉप्टर जो श्रीनगर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, उसके अंदर 14 इनके जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स थे और कुछ अपना जो ऑल रैंक थे स्टाफ था, उसको इन्होंने अपना ही मिसाइल मार दिया। ये हालात है, ये मतलब अपने ही मिसाइल प्रोफेशनलिज्म के ये हालात। उसके बाद बिपिन रावत जा रहा था वो जो आर्मी चीफ से CDS बना दिया था, ही वाज गोइंग टू विजिट, उसने विजिट करना था बेस को। वहां पे बिपिन रावत की जो है वो एयरफोर्स के साथ नहीं बन रही थी, एयरफोर्स डिड नॉट लाइक देम। तो कहा जाता है, वैसे तो ये कहा गया कि वो एक्सीडेंट था क्योंकि क्लाउड में आ गया और जहाज बहुत नीचे आ गया था और आके वहां पहाड़ी नहीं थी, तो उसके अंदर टेक्निकल फेलियर पैदा की गई और एयरफोर्स के स्टाफ ने वो टेक्निकल फेलियर पैदा की। तो बिपिन रावत भी, उसकी बीवी भी और उसके साथ 14 और लोग थे जो साथ उसका ADC भी था, वो मारे गए। इसके साथ साथ अभी आज ही आपने देखा कि उनका एक और जैगवर है और ये तीसरा जैगवर है जो गिरा है MiG 21, वो कहते हैं ना, अब तो वो कहते हैं MiG 21 इज अ फ्लाइंग कॉफन, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपसे पहले बात की ना, वो यहाँ से जो उनके डिप्टी एयर चीफ ने आके झूठ बोला, जो भी कमांड झूठ बोलेगी वो कभी अपनी फोर्स के अंदर प्रोफेशनलिज्म क्रिएट नहीं कर सकती, जिनकी बुनियाद झूठ से है। परसों जो झूठ है, परसों इंडिया का डिप्टी आर्मी चीफ आया था, उसने क्या, वो आप उसकी तकरीर में वो 3 लफ्ज इस्तेमाल करता है, प्रोबेबली, यस,
शायद मतलब इस तरह करके ही इज नॉट, हालांकि आर्मी की जो ब्रीफिंग होती है दैट इज ऑलवेज टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड स्ट्रेट। इसके बाद फिर उनके सीडीएस ने सिंगापुर में जो जाके झूठ बोला था, उनसे पूछा गया कि जी कितना नुकसान, कहते जी हुआ तो है, लेकिन उसके बाद भाई हम ये मानते हैं, हम मानते हैं, पाकिस्तान ये मानता है कि आपने रात की तारीकी में पाकिस्तान की मस्जिदों को हिट किया, हम मानते हैं, ठीक है, आपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हिट किया, आपने मारा, उसके बाद आप चले, उसके बाद आप हमने जो जवाब दिया और जिस तरह वो भी तो अपनी पब्लिक को बताए ना। अब कितने रफेल मारे गए, अब फ्रांस से भी एक स्टेटमेंट आई है, उनके पेपर में छपा है कि हमें ये खबर पता चली, पूरा डिफेंस सिस्टम का S-400 किस तरह मारा गया। आपके ब्रह्मोस जो बड़ा आपका, अब इंडियन एयरफोर्स भी ब्रह्मोस पे बड़ा प्राइड करती है। इंडियन एयरफोर्स इन्होंने एक इजराइल के साथ मिलकर एक मिसाइल डेवलप किया है, बारक 8 पे वो बड़ा प्राउड होते हैं। ब्रह्मोस की साइट को ब्यास पे हमने मारा ही नहीं मारा, तो उसको भी आप बताएं, आप ये बताएं आप ये कौन कौन से, यानी नरेंद्र मोदी की जहालत को देखे, उसको ये नहीं पता कि रहीम यार खान जो है वो आर्मी एयरफील्ड नहीं है, वो तो 100 गज का एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करते थे जी, हमने रहीम यार खान पे हिट कर दिया हमने उसको। तो कहने का मतलब ये कि मैं लाहौर में पोर्ट बना दी तो मेरा मतलब जो इनके लॉसेस हो रहे हैं वो असल में ये नहीं कि सारा टेक्निकल फेलियर है। भाई मिग बहुत पुराना जहाज है, मिग 21, मिग 29 भी, जैगुआर भी बहुत अच्छा जहाज है, और हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान फ्लाई करता है और बड़े अरसे से फ्लाई कर रहा है। ये नहीं कि आज पाकिस्तान MI-17 क्योंकि बड़ा जहाज है, बड़ा हेलीकॉप्टर है, फ्लीट है पूरा, काफी वो लोड लेके जाता है। तो आप बताइए पाकिस्तान में कितने MI-17 क्रैश हुए? तो यहाँ पे तो हर रोजाना एक हेलीकॉप्टर को या खुद मार देते हैं या उनका, तो ये जितने हो रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म को वो इसलिए कि इन्होंने पूरी दुनिया से इक्विपमेंट तो जमा कर लिया, रफेल ले लिए, लेकिन चलाने के लिए नरेंद्र मोदी आप बताए रफेल को रफेल कहता है, ठीक है, वो राजनाथ सिंह भी रफेल को रफेल कहता है, तो रफेल भी ले लिए इन्होंने। रफेल लेने के बाद भी उसकी मेंटेनेंस भी तो चाहिए ना, उसकी ट्रेनिंग भी तो चाहिए, उसके पायलट भी तो चाहिए। अगर आपके पायलट्स के अंदर आप प्रोफेशनल हो नहीं, और आपको अभिनंदन को आपका जो पीछे से आपका जो कम्युनिकेटर है वो बता रहा है अभिनंदन गो कूल, मतलब ये है कि तुम्हें मिसाइल आ रहा है तो तुम्हें वेट, तो वो नहीं कर सका क्योंकि उसको वो टेक्निक नहीं आती थी जिससे उसने वेट करना था, उस मिसाइल को मारा गया, गिर गया। तो अब बात ये है कि इसके ऊपर अब ये जो कुछ मर्जी कर, अब पाकिस्तान ने कब शुरू किया था JF-17 थंडर बनाना, आपको याद है? पाकिस्तान ने इंडिया के बाद शुरू किया था, इंडियन ने तेजास शुरू किया था बनाना, और तेजा इन्होंने शुरू किया था कोई 2000 मेरा ख्याल है 2000 से पहले, मुझे अब सही डेट याद नहीं उसकी तेजा की, लेकिन पाकिस्तान ने MI जो है JF-17 थंडर उसके बाद शुरू किया है, चाइना के साथ मिलकर शुरू किया है, इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, एवियोनिक्स हमने डेवलप किया है। तो उस JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तेजा जो है अभी तक इंडक्ट नहीं हो सका है, एक इन्होंने इंडक्ट किया था जो टेक्निकल मतलब है एक प्रोटोटाइप बना के, वो उसकी वजह से उसकी जो है वो इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है वो रिलायबल नहीं हुआ, ना वो फ्लाइंग वर्दी है, ना उसके ऊपर इन्होंने इसको फ्लाई किया है, ना उसने कोई डिलीवरेंस है, ना उसकी कोई चीज है। अब ये भी जितने भी चीजें हैं इसके ट्रेनिंग जो है इनकी और जो प्रोफेशनलिज्म का एटीट्यूड है, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर आप झूठ पे, हिपोक्रेसी पे, धोखाधड़ी पे, करप्शन पे, गलत सोच पे, इरेटिक विजन पे अपनी फोर्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी। आजकल मल्टी डोमेन ऑपरेशन का जमाना है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मतलब है कि सिर्फ एयर फोर्स के जहाज नहीं, आपने साइबर स्पेस को, आपने सी और लैंड पावर को एक जगह पे इंटीग्रेट करना है। पाकिस्तान ने वो दिखा दिया और एयर मार्शल औरंगजेब साहब ने बताया कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन किस तरह कंडक्ट किए जाते हैं। तो हमने जो ऑपरेशन किया वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आने वाले दिनों में वो दुनिया के स्टाफ कॉलेजेस में, एयर वॉर कॉलेजेस में एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाएगा। आज दुनिया का जितने लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेट हैं, डिफेंस क्रॉनिकल्स हैं, डिफेंस, वो लिख रहे हैं कि अपना जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक बड़ी अनप्रोफेशनल एयरफोर्स है, अनट्रेन्ड एयरफोर्स है। वहां पे हादसे होते रहेंगे। अभी आप 4 दिन बाद सुनेंगे एक और मिग गिरेगा। आपको याद है, वो तो गिरने की बात है,
ये कोई एक्सरसाइज कर रहे थे तो दो मेघ आपस में आके टकरा गए थे पिछले साल की बात है। अरे पाकिस्तान में भी तो है हमारे, आपको पता है 14 अगस्त पे 23 मार्च पे हमारे जो एयरफोर्स है पायलट है, हमारा एक स्पेशल वो है जो एयर परेड होती है, वो मुजाहरा करते हैं। तो बात ये है कि भाई आपको झूठ से निकलना है, धोखाधड़ी से निकलना है, अपने लोगों को से झूठ बोलने से, अपने मीडिया पे झूठ बोलने से। आपका डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ झूठ बोलता है, आपका सीडीएस झूठ बोलता है, आपका डिप्टी चेयर ऑफ एयर स्टाफ झूठ बोलता है, आपका एयर स्टाफ झूठ बोलता है। और जब एयर स्टाफ ऑफिसर से खिताब कर रहा था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो वहां पे 2 अफसरों ने मिलकर उससे सवाल किया कि आपने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। तो उनकी जो इंडियन अपना एयरफोर्स पुलिस है उसने उनको घसीट के निकाला। तो जब आपके अंदर ये चीजें होंगी तो उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि वो जहाज के अंदर कोई खराबी है इनके दिमाग में, खराबी है इनकी ट्रेनिंग में, खराबी है इनकी प्रोफेशनलिज्म में। इसीलिए हर दूसरे दिन एक जहाज भी गिरता है, हर चौथे दिन हेलीकॉप्टर को अपने ही मिसाइल से मार देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लिए। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।